ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है, अब तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल अंतिम वक्त पे है, लेकिन कई लोगों को अभी भी चिंता सता रही होती है कि मान लिया जाए कि पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो हम रिटर्न फाइल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो पैन आधार लिंक करने की समय सीमा थी जो खत्म हो गई, उस पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन तत्काल सवाल ये है कि जिनका पैन आधार लिंक नहीं हुआ है, क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। रिटर्न फाइलिंग पे रोक नहीं है। रिटर्न फाइलिंग पे रोक नहीं है। पैन आधार की, मैं तो पैन आधार की शादी मानता था। हाँ। और अब मान लीजिए पैन आपके ब्रह्मचारी रह गए हैं। हाँ। तो वो तो उनको आधार से लिंक नहीं कराया, तारीख निकल गई। हाँ। तो बिल्कुल आप रिटर्न जरूर फाइल कर पाएंगे। लेकिन हाँ। इसमें है कि आपका रिफंड नहीं आएगा, रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी। ये कौन सी बात होगी? ये छोड़िए, आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे क्योंकि आपका तो पैन इनवैलिडेटेड है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और छोड़िए आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी नहीं इशू करा पाएंगे। तो ये अब उन लोगों के साथ एक समस्या। हेलो, एक मिनट, पैन आधार लिंक नहीं है तो रिटर्न फाइल कर सकेंगे, लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद अगर कोई रिफंड बनता है तो रिफंड आपको नहीं आएगा। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और लक्ष्मण, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वो लोग मझधार में जैसे आ गए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग। एक और बात आपने बताई कि रिफंड तो नहीं आएगा, वो बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे, म्यूचुअल फंड में कोई नया एसआईपी जा रहा हो तो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, सही है? जी बिल्कुल, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई नहीं कर पाएंगे। मतलब पूरे फाइनेंशियल जगत से आपका जो है नाता रिश्ता टूट जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मुझे लगता है लक्ष्मण के सरकार को जल्द आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी इजाजत लेते हुए मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के कॉरिडोर्स में आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि उनके लिए कोई ना कोई विकल्प निकालना चाहिए। ये ठीक है कि पैन आधार की लिंकिंग की बहुत सारी तारीखें थी और जिसने नहीं कराया वाकई लापरवाही हुई है, पर कभी कभी मजबूरी के कारण हो जाता है। तो मुझे लग रहा है एक विंडो खोलनी चाहिए, भले ही पेनल्टी 4-5 गुना कर दीजिए या कोई और तरीका निकालिए, वरना ये लोग तो जैसे बीच मझधार में नहीं कोई रह जाता। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि पैन आधार लिंक करना, पैन भी सरकार ने जारी किया, आधार भी सरकार ने जारी किया, दोनों को लिंक करने की आपने मियाद दी, मियाद के तहत लोगों ने नहीं लिंक कराया, उसके बाद आपने 1000 रुपए की पेनल्टी लगाई, तब भी नहीं लगाया। लेकिन क्या वाकई पैन आधार लिंक नहीं करा करके इतना बड़ा अपराध कर दिया है क्या कि आप उसको पूरे फाइनेंशियल जगत से बाहर करके रखेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है। ये ना तो कोई मर्डर किया, नहीं कोई ऐसा कि आप बिल्कुल ना तो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना आप ऐसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसको बेबस कर दिए। हाँ, मुझे लग रहा है कोई विंडो भी नहीं छोड़ा आपने। हो सकता है कोई विंडो, लक्ष्मण, आपकी अब आज आपने मुद्दा उठाया है, कोई विंडो हो सकता है जल्दी खुल के आए, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्कुल खुलना चाहिए। भले ही आप 1000 रुपए की पेनल्टी थी, अगर आपको लगता है कि लोगों को और ज्यादा जागरूक करना, उनको सजा देनी है कि उन्होंने समय सीमा पर क्यों नहीं पैन आधार लिंक कराया, तो आप उनको एक समय सीमा और दीजिए, पेनल्टी भले ही बढ़ा दीजिए, लेकिन पैन आधार जिन्होंने लिंक नहीं कराया उनको बिल्कुल मझधार में छोड़ना मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है और वित्त मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए। और पैन आधार लिंक करने के लिए एक बार फिर से नई तारीख, नया विंडो खोलना चाहिए, भले ही उसके पेनल्टी बढ़ा दी जाए या फिर समय सीमा कम हो, लेकिन जिन्होंने लिंक नहीं कराया उनको इतनी बड़ी सजा तो मुझे लगता नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसकी लिंकिंग जो है वो ये ठीक है आपने करानी थी, पर ये बहुत बड़ी सजा है कि उसके लिए इतनी सारी लिमिटेशंस लग गई हैं। मुझे लग रहा है कुछ, लक्ष्मण, जल्दी कोई विंडो खुलेगी। अब हम लोगों ने इतनी आवाज उठाई तो उम्मीद करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय हमारी आवाज को सुनेंगे और हमारे आवाज का टैक्स पेयर्स की आवाज को सुनेंगे और इसको जो है कोई कदम यहाँ पर उठाएंगे। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं पुणे, जहां से राम रतन बाजारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम रतन जी नमस्कार, बताइए टैक्स गुरु कैसे आपकी मदद कर सकता है? मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं। अच्छा। मैं 10 साल से होल्ड कर रहा हूँ। अब रिलायंस वाला हमको जियो फाइनेंस के शेयर देने वाले हैं, तो हमको वैल्यूएशन क्या पकड़ना पड़ेगा, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है राम रतन जी, क्योंकि रिलायंस के तो बहुत शेयर होल्डर्स हैं और सभी के मन में सवाल है। तो एक सेक्शन 49(2)(c) राम रतन जी इनकम टैक्स में दिया हुआ, उसमें ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है। लक्ष्मण, क्या है कि फॉर्मूला है कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं क्योंकि दर्शक बहुत टेक्निकल में ना जाके मैं एक आसान रास्ता बना देता हूं। रिलायंस ने खुद ही 95.32, राम रतन जी नोट करिएगा, 95.32 जो परसेंटेज है जो एसेट्स की देखी जाती है कि कंपनी जो ट्रांसफर कर रही है, जो डीमर्ज हो रही है कंपनी, उसको कितने एसेट्स जा रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, तो 95.32 तो रिलायंस के पास रह रही है। 4.68 वो जो RSIL को अभी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड या आगे जाके जियो फाइनेंशियल बन जाएगी, उसको जा रही है। तो इसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राम रतन जी निकाला जाएगा। तो जब आपको मिल जाएगा तो आपने जो टोटल शेयर्स लिए हैं उसको आप 95.32 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एलोकेट करिएगा रिलायंस के नाम, और 4.68 से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे
जियो फाइनेंशियल की। तो मैं उम्मीद करता हूं जब ये आएंगे तो आप इसी प्रोपोर्शन में निकाल के, और टैक्स इंप्लीकेशन भी इसी हिसाब से कैलकुलेट होगा जो कैपिटल गेन निकालते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसी नंबर को लेके आप करिएगा। रामरतन जी, आपकी समस्या सुलझ गई? मिलेगा या क्या होगा? हाँ जी, लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा, क्या होगा? हाँ, लॉन्ग टर्म गेन बिल्कुल मिलेगा इस पे, क्योंकि आपने तो ये शेयर्स पहले से होल्ड कर रखे हैं। आपको पता होगा लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए 1 साल से ऊपर शेयर्स होल्ड करने जरूरी होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि डीमर्ज होके आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म गेन आपको इसमें मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। रामरतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टैक्स गुरु से संपर्क करने के लिए। कोई उलझन हो तो वापस से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। आप अगर चाहें तो फोन लाइन पर बने रह सकते हैं, क्योंकि अगला सवाल भी आपसे सवाल से जुड़ा हुआ है। ये नीरव शाह जी का सवाल आया है, ये ईमेल के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। इनका कहना है कि 2017 में सरकार ने 31 जनवरी 2018 तक की ग्रैंड फादरिंग वाले शेयरों पर LTCG टैक्स के संबंध में नया नियम जारी किया था। अब इनका सवाल यह है कि अब रिलायंस डीमर्जर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर जारी कर रही है। अगर मुझे अलॉटमेंट के बाद, यानी नीरव जी को अलॉटमेंट के बाद इस नई कंपनी के शेयर बेचने होंगे तो LTCG टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें? इन्होंने 2010 में रिलायंस के शेयर खरीदे थे। जी देखिए, मैंने अभी जैसा रामरतन जी को बताया, नीरव जी को भी मैं वही बता देता हूं कि 95.32 वो जो सेक्शन 49(2)(c) के अंतर्गत फॉर्मूला दिया हुआ है उसका आउटकम आता है, मतलब उसका रिजल्टेंट फिगर जो है 95, यानी कि जियो फाइनेंशियल के जो शेयर्स होंगे वो 4.68 उसकी वेटेज होगी पूरे में। अब सवाल ये उठता है कि अभी रामरतन जी भी यही पूछ रहे थे लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, आपने तो होल्ड 2010 से किए हुए हैं, तो मेरी अपनी आकलन ये है कि क्योंकि आपको एक पुरानी कंपनी के शेयर्स डीमर्ज होके आ रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट इसमें मिलना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होती है जो कि ये कहती है कि ये शॉर्ट टर्म, यानी कि जब जियो फाइनेंशियल के शेयर्स एग्जिस्टेंस में आए उस डेट से डेट कैलकुलेशन शुरू होगी। पर मेरे अनुमान से, और अगर आप रूल ऑफ जस्टिस भी देखें तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि क्योंकि आपने पुराने होल्ड किए हुए हैं तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए, तो मुझे लगता है कि नीरव जी की भी समस्या और उनकी भी समस्या काफ़ी एक जैसी थी, जिसको आपने सुलझा दिया, और आगे फिर इसमें कोई उलझन बनती है तो हम लोग उसको नए सिरे से देखेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुलझाएंगे GST से जुड़ी हुई कई उलझनों को।